नमस्कार प्यारे साथियों। हम जो आरपीएससी के पुराने पेपरों के प्रश्न देख रहे थे, उसी श्रृंखला में हमारा आज का अगला वीडियो है। इस पेपर के हमने 100 तक प्रश्न देख लिए थे। आज हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा पद्धति से संबंधित कौन सा कथन गलत है। यानी जो समीक्षा पद्धति पर उन्होंने निबंध लिखे हैं, उनमें से कौन सा कथन उसके बारे में गलत है। तो समीक्षा में रचनाकारों की विशेषताओं और उनकी अंतः प्रवृत्तियों की तरफ सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने ही ध्यान आकृष्ट किया, ये पंक्ति सही है। अगला है, उन्होंने आलोचना का ढांचा भारतीय रहने दिया, लेकिन उसका बाह्य रूप रचना विधान पश्चिम से लिया। ये भी शुक्ल जी के निबंध की समीक्षा के बारे में सही है। तीसरा है, समीक्षा के सैद्धांतिक मानदंड स्थापना का ऐतिहासिक काम आचार्य शुक्ल ने किया, लेकिन उन सिद्धांतों को व्यवहारिकता के धरातल पर कार्यान्वित करने का गुरु उत्तरदायित्व तो उन्होंने भावी समीक्षकों को सौंप दिया। ये पंक्ति जो है वो साथियों उनकी समीक्षा पद्धति के बारे में गलत है। उन्होंने भावी समीक्षकों को कुछ नहीं सौंपा था, उन्होंने खुद के स्तर पर ही उसका जो भी करना था, जो भी उन्होंने समीक्षा पद्धति के बारे में अपनाया था, वो खुद ही उन्होंने तय किया था। तो ये पंक्ति उनकी समीक्षा पद्धति से संबंधित ये कथन गलत है। अगली एक और जो उसका ऑप्शन रह गया वो है, हिंदी समीक्षा को उन्होंने युगानुरूप नवीनता प्रदान की। ये पंक्ति भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, स्थापना और तर्क से संबंधित प्रश्न है। कालजयी समीक्षक आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीति मार्ग के नहीं मुनि मार्ग के अनुयायी थे, ये उनके बारे में कथन है। फिर इसके पक्ष में तर्क है, क्योंकि किसी विचार या सिद्धांत को वे गतानुगतिक रूप में स्वीकार न कर अपने विवेक की कसौटी पर कसने के बाद ही उसे स्वीकार करते थे। तो ये ए और आर दोनों सही हैं कि शुक्ल जी जो हैं वो कालजयी समीक्षक थे, यानी समीक्षा बहुत अच्छी करते थे वो। और उसमें वो रीति मार्ग का मतलब हो गया जो चली आ रही परंपरा थी उसके नहीं मुनि मार्ग की माहिती थी, यानी अपने स्तर पर वो सही से समीक्षा करते थे। और गतानुगतिक रूप में स्वीकार न कर, यानी जो चली आ रही परंपरा है उसके रूप में स्वीकार न कर अपने विवेक की कसौटी पर, यानी अपनी समझ की कसौटी पर कस के ही उसे स्वीकार करते थे। तो ये ए और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की समीक्षा पद्धति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी भी समीक्षक रहे हैं, तो उनकी समीक्षा पद्धति से संबंधित कौन सा सही नहीं है। इन्होंने शुक्ल की समीक्षा पद्धति को ही आगे बढ़ाया, ये पंक्ति सही है। शुक्ल के सिद्धांतों को यथावत स्वीकार कर छायावादी काव्य की सौंदर्य शास्त्रीय समीक्षा की, ये यहाँ गलत हो जाएगा। उन्होंने यथावत स्वीकार नहीं किया, इन्होंने अपनी तरफ से भी जो कुछ नया ऐड किया, बिल्कुल शुक्ल जी के सिद्धांतों को वैसे के वैसे इन्होंने स्वीकार नहीं किया था। अगली है, वे साहित्य की प्रगति द्वंद्वात्मक नहीं धारावाहिक मानते थे। उनके अनुसार श्रेष्ठ साहित्य की रचना युग चेतना को अंगीकार किए बिना संभव नहीं है। ये बाकी की जो पंक्तियाँ हैं ये उनके बारे में सही है। अगला प्रश्न हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में है। निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित कौन सा कथन गलत है। तो इनके निबंधों में विद्वता और सरसता का मणिकांचन योग हुआ है, ये बिल्कुल सही है। विद्वान भी थे अपनी तरफ से, और सरसता आसानी से भी उसका जो निबंध थे उसको सरल भाषा में भी लिखते थे। तो विद्वता और सरसता का मणिकांचन संयोग हुआ है इनके निबंधों में। अगला प्रश्न है, इनके गंभीर अनुसंधानपरक निबंधों में तत्व चिंतन की प्रधानता और विनोदमयता का अभाव है। ये पंक्ति यहाँ गलत हो जाएगी। उसमें तत्व चिंतन की प्रधानता है और विनोदमयता का अभाव नहीं है। उसमें विनोदमयता भी देखने को मिलती है, यानी हंसी मजाक में हल्की फुल्की अंदाज में उन्होंने बातों को अपने निबंधों के माध्यम से रखा है। अगला निबंध जो पंक्ति है इसके बारे में वो है, उनके निबंधों में अतीत के मूल्यों के प्रति सहज ममत्व के साथ साथ नवीन के प्रति भी स्वाभाविक उत्साह है। ये भी पंक्ति बिल्कुल सही है। अगली पंक्ति है, इन्होंने प्राचीन सांस्कृतिक साहित्य संदर्भों की रोचक जानकारी के साथ नए मानव मूल्यों को भी रूपायित किया है। ये भी पंक्ति बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, नाटककार प्रसाद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। प्रसाद जी के बारे में आगे कथन दिए गए हैं। तो प्रसाद प्रथम नाटककार हैं जिन्होंने अपने पात्रों को स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान किया। ये पंक्ति बिल्कुल सही है। प्रसाद जी के बारे में अपने पात्रों को उन्होंने अलग से स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान किया। अगली पंक्ति उनके बारे में है, प्रसाद के सभी पात्रों में गत्यात्मकता है, परिवर्तन की आकांक्षा है। ये भी सही है।
अगला है, नाटकों के माध्यम से प्रसाद ने सांस्कृतिक पुनरुत्थान का स्तुत्य प्रयास किया। ये पंक्ति भी इनके बारे में सही है कि उन्होंने नाटकों के माध्यम से सांस्कृतिक पुनरुत्थान का जो सराहनीय प्रयास किया था। अगला है, उन्होंने सभी नाटक रंगमंच को ध्यान में रखते हुए लिखे हैं और पूर्णतः अभिनय है। तो ये पंक्ति प्रसाद जी के बारे में पूर्णतः गलत है, क्योंकि उन्होंने अपना कोई भी नाटक रंगमंच को ध्यान में रखते हुए नहीं लिखा था, और इन्होंने कहा कि रंगमंच को ध्यान में लिखते हुए लिखे थे सभी नाटक। तो ये पंक्ति यहाँ उनके बारे में गलत है। अगला प्रश्न है, प्रसाद के नाटकों, तो ये प्रसाद जी के नाटक दे रखे हैं, अलग अलग उनके पात्र हैं जो RPSC के जो कॉलेज व्याख्याता है उसके जो सिलेबस है उसमें शामिल है। तो ये प्रश्न हमारे काम का नहीं है। इसके अलावा धर्मवीर भारती के अंधा युग से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो अंधा युग स्पेशल हमारे फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में भी नहीं है, तो ये प्रश्न भी हमारे काम का नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाट्यकृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित करना है साथियों। तो इस प्रश्न में इन्होंने जो है वो स्टार लगा रखा है, इस प्रश्न को डिलीट किया गया है, पता नहीं क्यों। इसमें मुझे 2 नाटकों का तो पता है, आठवां सर्ग सुरेंद्र वर्मा जी का है, और बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का प्रसिद्ध नाटक है। एक और द्रोणाचार्य शायद शंकर शेष का नाटक है साथियों, आपको पता हो तो आप देख लेना। और देवयानी जो है वो रमेश बख्शी का नाटक है मेरे हिसाब से। तो मृदुला गर्ग का इनमें से कोई सा भी नाटक नहीं है। और फिर साथियों माफ़ी चाहूँगा अगर कोई गलती से गलत बता दिया जाए, तो अभी मेरे ये 2 ही पक्के ध्यान में हैं, आठवां सर्ग सुरेंद्र वर्मा और बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। RPSC ने इस प्रश्न को डिलीट किया हुआ है। अगला प्रश्न भारतेंदुकालीन जो उनकी प्रवृत्तियां हैं भारतेंदु काल की, उनके बारे में है। भारतेंदुकालीन साहित्य और उनकी प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? यानी हमें गलत कथन बताना है भारतेंदु काल की साहित्यिक प्रवृत्तियों से संबंधित। तो रीतिकाल की तुलना में इस काल के साहित्य में विषय चयन में व्यापकता एवं विविधता आई, ये बिल्कुल सही है। विषय अलग अलग प्रकार के चयन होने लगे और व्यापकता भी आई, यानी व्यापक रूप से उन पर लिखा जाने लगा। इस काल में मातृभूमि प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग तथा शिक्षा के प्रचार प्रसार पर भी बल दिया गया, ये भी सही है भारतेंदुकालीन साहित्य के बारे में। अगला है, बाल विवाह, भ्रूण हत्या, विधवा विवाह निषेध जैसी सामाजिक कुरीतियों पर भी इस काल के लेखकों ने जमकर प्रहार किया, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जितनी भी कुरीतियाँ थी उस पर इस काल के लेखकों ने बहुत अच्छा लिखा था, उन पर प्रहार किया था। अगला प्रश्न है, राजभक्ति की अपेक्षा राष्ट्रभक्ति को प्राथमिकता देते हुए इस काल के साहित्यकारों ने अंग्रेजी राज्य की सब प्रकार से भर्त्सना की, ये पंक्ति यहाँ बिल्कुल गलत हो जाएगी साथियों, क्योंकि भारतेंदु काल में राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति दोनों पर लिखा गया था, दोनों का समन्वय था। उन्होंने राजभक्ति की पूर्णतः उसको मतलब अंग्रेज़ों पर पूर्णतः अंग्रेज़ों की भर्त्सना नहीं की थी, जो अंग्रेज़ों के अच्छे काम थे उनकी उन्होंने प्रशंसा भी की थी, और राजभक्ति और देशभक्ति दोनों पर ही लिखा गया था, तो ये कथन यहाँ गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतेंदु और हरिश्चंद्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? यानी भारतेंदु जी के बारे में 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है? वे नवयुग के अग्रदूत और हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता थे, ये बिल्कुल सही है। उन्होंने भारतीय जीवन की समस्त बुराइयों की निंदा कर उसे स्वस्थ एवं प्रशस्त बनाने की चेष्टा की, ये भी बिल्कुल सही है। गद्य और पद्य दोनों में ही उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का व्यवहार किया, ये यहाँ गलत हो जाएगी लाइन उनके बारे में। उन्होंने देशभक्ति के साथ साथ राजभक्ति को भी अपने काव्य का वर्ण विषय बनाया, ये भी इनके बारे में सही है। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किस कवि साहित्यकार का संबंध भारतेंदु काल से नहीं है? तो राधिका रमण प्रसाद सिंह है, इनका संबंध भारतेंदु युग से नहीं है, भारतेंदु युग के कवि नहीं हैं। प्रताप नारायण मिश्र हैं, अंबिका दत्त व्यास हैं, और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भी भारतेंदु युग के साहित्यकार हैं। अगला प्रश्न है, स्त्री विमर्श की दृष्टि से इनमें से किस लेखिका की गणना घोषित नारीवादी लेखिका के रूप में की जाती है? यानी उनको उपाधि दे रखी है घोषित नारीवादी लेखिका, तो वो उपाधि दे रखी है प्रभा खेतान जी को, घोषित नारीवादी लेखिका। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को भी RPSC ने स्टार लगा रखा है, इसमें भी मुझे 2-3 नाटकों का पता है। निम्नलिखित नाटकों को उनके रचयिताओं के साथ सम्मिलित कीजिए। तो नील देवी जो है वो भारतेंदु जी का नाटक है। संयोगिता संयवर जो है श्रीनिवास दास का नाटक है शायद, जहाँ तक। अमर सिंह राठौड़ साथियों राधा कृष्ण दास का है, हाँ अमर सिंह राठौड़ राधा कृष्ण दास का ही है। अमर सिंह राठौड़ और महाराणा प्रताप इन 2 में शायद कंफ्यूज है साथियों, आप देख सकते हो इनमें से आगे ऑप्शन दे रखे हैं कौन से का है ये। इसमें RPSC ने स्टार लगा रखा है, इस प्रश्न को डिलीट किया हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतेंदुकालीन नाटकों की रचना के मूल उद्देश्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है?
यानी भारतेंदु काल में जो भी नाटक लिखे गए उनके उद्देश्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। मनोरंजन के साथ साथ जनमानस को जागृत करना उनका मूल उद्देश्य था। प्राचीन संस्कृति के प्रति प्रेम जगाना भी उनका उद्देश्य था। सत्य, न्याय, उदारता आदि मानव मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न करना भी उनका उद्देश्य था। परिनिष्ठित भाषा का विकास विस्तार करना ये भारतेंदु काल के नाटकों का मूल उद्देश्य नहीं था। अगला प्रश्न है, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, पशु भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत सभी पर कविता हो सकती है। उक्त कथन किस विद्वान का है? तो ये आप सभी को पता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है। अगला प्रश्न है, भारतेंदुकालीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित विषय वस्तु से संबंधित कौन सा कथन गलत है? सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों आदि पर व्यंग्यपूर्वक रचनाएं लिखते थे पत्र पत्रिकाओं में। राष्ट्रीय चेतना से संबंधित रचनाएं, जीवन के मार्मिक भावव्यंजक चित्र प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी कलात्मक कहानियां लिखते थे। ये जो है ये कथन गलत है। यहाँ जीवन के मार्मिक भावव्यंजक चित्र प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी कलात्मक कहानियाँ नहीं लिखते थे वो। भारतेंदुकालीन पत्र पत्रिकाओं की बात की जा रही तो पत्र पत्रिकाओं में कोई कहानियाँ नहीं छपती थी। ये कथन यहाँ गलत है उसके बारे में, बाकी ये दोनों कथन सही हैं। और अगला जो डी कथन है वो है, जन जागरण और सामाजिक सुधार से संबंधित रचनाएं लिखते थे पत्र पत्रिकाओं में। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भारतेंदु और हरिश्चंद्र की रचनाओं का सही कालक्रम किस विकल्प में है? यानी जो प्रकाशित हुई उनका कालक्रम बताना कि पहले कौन सा प्रकाशित हुआ उसके बाद कौन सा। तो जो बी है ये उत्तर सही है। वेदिकी हिंसा न भवती उनका पहला नाटक है, उसके बाद चंद्रावली, फिर भारत दुर्दशा और फिर नील देवी, ये इनका सही क्रम है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का सही कालक्रम किस विकल्प में है? तो मैथिली शरण गुप्त की जो है भारत भारती है पहले 1912 में, साकेत शायद 1931 में है, यशोधरा है, विष्णुप्रिय है, ये इनका जो कालानुक्रम की दृष्टि से सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, रामनरेश त्रिपाठी द्वारा संकलित संपादित कविता कौमुदी संग्रह से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये संग्रह 10 खंडों में विभक्त है। ये यहाँ पहला ही कथन जो है वो गलत है साथियों। कविता कौमुदी जो है वो 8 खंडों में विभक्त है। इसमें हिंदी और उर्दू की कविताएं संकलित हैं, ये बिल्कुल सही है। बंगला और संस्कृत की कविताओं को भी संग्रह में सम्मिलित किया गया है, ये भी सही है। इसके एक भाग में ग्राम गीतों का भी संग्रह किया गया है, ये बिल्कुल सही है तीनों पंक्तियाँ। लेकिन इसका संग्रह 10 खंडों में नहीं 8 खंडों में है, ये पंक्ति यहाँ गलत हो जाएगी कविता कौमुदी के बारे में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो प्रजा हितैषी जो है वो राजा लक्ष्मण सिंह का पत्र था। समालोचक है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का पत्र था। ब्राह्मण जो है वो प्रताप नारायण मिश्र का पत्र था। और आनंद कादम्बिनी बद्रीनारायण चौधरी का पत्र था। ये इस प्रकार से इनके पत्रों को मिलाना, प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह, समालोचक चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र का था, और आनंद कादम्बिनी जो है वो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का पत्र था। तो आज की वीडियो में इतने ही प्रश्न साथियों, बाकी के प्रश्न हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।